Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's Abhyas series session, we'll be discussing the MCQs from Module B. So in this series, we are discussing the MCQs given in your Macmillan book for your PPB subject और यहाँ पे हर बुक के पीछे जो MCQs दिए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. So मॉड्यूल ए के जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैं that are already on the YouTube channel, same for IFS, RBWM and AFM also. So we are now starting with the module B part 1. सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ऑब्वियसली अभी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे जॉब एग्जामिनेशन के लिए. इट्स जस्ट 2 मंथ्स अवे. तो अगर आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं. अभी जॉब 75 कोड यूज़ करके आपको 75% ऑफ मिल जाएगा. तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, MCQs मिलेंगे. सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं. इंडिविजुअल बोरोवर्स आर गवर्नड बाय द डैश एक्ट. तो अगर कोई बैंक से बोरोइंग करता है, कोई इंडिविजुअल बोरो करता है, तो वो किस एक्ट के अंडर गवर्न होगा? पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर नन ऑफ दी अबव. तो बहुत इजी है इसमें, क्योंकि पार्टनरशिप की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, सॉवरेन सिक्योरिटी, नेगोशिएबल. तो देखो जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड जो भी शेयर्स हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के, तो वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं. आपने खरीदे, आपने किसी और को बेच दिए. तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का मतलब ही यही है कि इसके जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल हैं. क्योंकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. ओके, चलिए अगला है. कैश क्रेडिट इज अ फंड बेस्ड फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, बोथ फंड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी या फिर नन ऑफ दी अबव. तो बैंक जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है, या तो वो फंड बेस्ड हो सकता है या फिर नॉन फंड बेस्ड हो सकता है. फंड बेस्ड में देयर इज अ डिसबर्सल ऑफ मनी, हमें कुछ पैसा मिलता है बैंक से. नॉन फंड बेस्ड में पैसा नहीं मिलता. जैसे बैंक हमारे लिए कोई गारंटी दे दे, बैंक हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे, तो वहां पे कोई एक्चुअली पैसा तो नहीं जा रहा ना, लेकिन एक क्रेडिट फैसिलिटी बैंक हमें दे रहा है. लेकिन कैश क्रेडिट तो ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी है, उसमें तो हमें पैसे मिलते हैं. तो ये एक फंड बेस्ड फैसिलिटी है. तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अगला क्वेश्चन है. वर्किंग कैपिटल मींस रिक्वायरमेंट्स फॉर द डे टू डे ट्रांजेक्शंस, एक्सेस ऑफ करंट लाइबिलिटीज ओवर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट एसेट्स या फिर नन ऑफ दी अबव. तो देखो, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो है हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हमें पैसा चाहिए. तो देखो, अब एक बिजनेस अगर हमें चलाना है, कुछ तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी लॉन्ग टर्म के लिए. जैसे हमने मशीन्स खरीदी, हमने लैंड खरीदा, हमने बिल्डिंग बनाई, वो तो है हमारी लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट्स, वो है हमारी लॉन्ग टर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है. लेकिन जो हमारा रोज का खर्चा है, जो रोज का खर्चा है, वेजेस पे करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए जो हमारा पैसा लगता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल है. तो ए जो है यहाँ पे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है. नेक्स्ट है. नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी इज मेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव. तो जो हमारी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है वो हो सकता है हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए हो सकता है हमें कैपिटल के लिए चाहिए हो. तो ए एंड बी दोनों के लिए हो सकता है. ठीक है, चलिए. इन बैंकर्स पैरलेंस, क्रेडिट रिस्क इज लेंडिंग, क्रेडिट रिस्क इन लेंडिंग रेफर्स टू. क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है? डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय अ बोरोवर, default of bankers in maintaining SLR, that is statutory liquidity ratio, default of a banker to release credit to a borrower. तो क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है, बैंक को क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि उन्होंने पैसे दिए लेकिन वापस नहीं आए, बोरोवर ने पैसा वापस नहीं किया है. तो इट इज अ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय अ बोरोवर. तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अगला क्वेश्चन है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल. जो मुझे वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए है वो मैं कहाँ से इकट्ठा करूंगी? ट्रेड क्रेडिट्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट से, बैंक बोरिंग से, एडवांस पेमेंट से, नेट वर्किंग कैपिटल से या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो जो मेरा सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा.
ठीक है, मैंने कहीं से क्रेडिट ले लिया, मैंने कोई लोन्स ले लिए, मेरे पास कोई डिपॉजिट्स का पैसा पड़ा है, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मुझे कोई एडवांस में किसी ने पेमेंट दे दी है, या नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो मैं यूज कर सकती हूँ। तो सारे ही तरीके हैं वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा इकट्ठा करने के। ओके, अगला है नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है। तो अभी हमने बात करी नेट वर्किंग कैपिटल का है करंट एसेट्स में से जब हम करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो जो अमाउंट आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल है। यानी कि अगर हम अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज का पैसा चुका भी दें तो भी हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है, नेट वर्किंग कैपिटल उसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए, टर्म लोन मींस लोन्स पेबल फॉर पीरियड ऑफ ओवर 1 to 10 years, जो 1 से 10 साल में हमें चुकाना होता है, जो हम रीपे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हम फिक्स्ड एसेट्स लेने के लिए करते हैं। तो सारा कुछ टर्म लोन्स को डिफाइन करता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट है। तो टर्म लोन जो होता है, अगर मुझे कोई बड़ी एसेट खरीदनी है, मुझे बड़े अमाउंट का लोन चाहिए, टर्म लोन है, एक लंबे टर्म के लिए है, 1 से 10 साल का लोन है और मैं किस्तों में पे करूंगी, एंड ये ज्यादातर यूज होता है कोई फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट कुड बी, borrower has to plan the cash requirements, banker can spot a danger signal quickly, banker can plan his resources to meet his credit requirements, या फिर all of the above। तो यहाँ पे all of the above है। कैश बजट में क्या होता है, हम पहले ही एक बजट बनाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास कहाँ से कैश आएगा, मेरे पास कहाँ से कैश कम पड़ेगा, जहाँ कम पड़ेगा वहां पे मैं उस कमी को कैसे पूरा कर सकूं। तो उसमें कैश बजट अगर पहले बना के रखते हैं तो आप अपनी प्लान कर सकते हैं कैश रिक्वायरमेंट्स को। बैंकर भी जो आपको कैश बजट बनाने बनाने के बाद आपको जो पैसा प्रोवाइड करता है, वो भी कोई डेंजर है कहीं पे आपको लगता है ज़्यादा कमी आने वाली है, पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाता है और आपके रिसोर्सेज उस तरीके से फिर मैनेज हो जाते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु डिटर्मिन्स MCLR। MCLR का क्या मतलब होता, कौन डिटर्मिन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI या फिर बैंक या फिर नाबार्ड। तो MCLR को डिटर्मिन करता है बैंक खुद से। ठीक है, ये जो लेंडिंग रेट है ये बैंक खुद ही डिसाइड करता है। RBI ब्रॉडर गाइडलाइंस देता है लेकिन MCLR इज डिसाइडेड बाय द बैंक्स देमसेल्फ। अगला है RBI हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड प्रूडेंशियल सीलिंग फॉर एक्सपोजर ऑफ बैंक्स टू व्हीकल लोन्स, NBFCs, कैपिटल मार्केट या फिर रियल एस्टेट। देखो, अब बैंक जो है ना, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि अपना रिस्क हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना होता है, एक ही सेक्टर में सारा पैसा नहीं डाल देना है। तो कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे RBI ने लिमिट्स बता रखी हैं कि आप इससे ज्यादा एक्सपोजर इस सेक्टर का नहीं ले सकते, इससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोन्स आप इस सेक्टर में नहीं दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसके लिए RBI ने कोई ऐसा एक्सपोजर लिमिट नहीं डिफाइन किया है, तो वो व्हीकल लोन्स है। व्हीकल लोन्स में कोई लिमिट नहीं कि इससे ज्यादा तुम व्हीकल लोन नहीं दे सकते, लेकिन NBFC को जब पैसा देता है बैंक, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाता है, रियल एस्टेट वालों को जब पैसा देता है, वहां पे लिमिट्स हैं कि आप अपनी कैपिटल का इतने से ज्यादा पैसा इस सेक्टर को नहीं दे सकते हो। तो व्हीकल लोन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोन रिव्यू डिपेंड्स ऑन। लोन रिव्यू आप जब करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, लोन अमाउंट पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोरोवर पे, एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर पे, या फिर रिस्क लेवल ऑफ द अकाउंट पे। तो जैसे KYC हम बार बार करते हैं, अपडेशन करते हैं, हाई रिस्क वालों का 2 साल में, मीडियम वालों का 8 साल में, वैसे ही लोन का जो रिव्यू होता है फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करता है रिस्क लेवल ऑफ द अकाउंट पे। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इफ द लोन covenants आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द borrower इट इज कॉल्ड अ वायलेशन, अ ब्रीच, एन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट या फिर नॉन कंप्लायंस। तो जो भी लोन के जो covenants हैं, अगर borrower वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानता है तो उसे बोला जाता है ब्रीच। डिफॉल्ट तो तब होगा ना जब पैसे नहीं दिए उसने, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं मान रहा है तो उसे ब्रीच माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर एजुकेशन लोन्स ऑफ ₹3 लाख द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज। अगर आपका बैंक एजुकेशन लोन देता है और वो अमाउंट 3 लाख या उससे कम का है तो उसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो जीरो, वो नील होता है, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड वाइल एडवांसिंग अगेंस्ट LIC पॉलिसीज, असाइनमेंट, लियन, प्लेज या फिर सेट ऑफ। लियन क्या है, बैंक का राइट है कि वो गुड्स या सिक्योरिटीज का पोजेशन अपने पास तब तक रखता है जब तक आप पैसे ना चुका दो। प्लेज क्या है,
जब आप अपनी कोई चीज बैंक के पास गिरवी रखते हो और वो गिरवी रखी हुई चीज बैंक की पोजेशन में रहती है तो वो प्लेज क्रिएट होता है। सेट ऑफ क्या है? राइट टू कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर आपका एक बैलेंस डेबिट में चल रहा है और आप बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहे हो और दूसरे अकाउंट में सेम बैंक में आपका क्रेडिट में बैलेंस है, तो दोनों को कंबाइन करके बैंक अपना पैसा वसूल लेगा। फिर इसका आंसर है असाइनमेंट ए। अगर आप अपनी LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले लेते हो तो आप अपनी LIC पॉलिसी बैंक को असाइन करते हो, उसे असाइनमेंट बोलते हैं। अगर आप अपनी बुक डेट्स जो है उनके अगेंस्ट अगर आप एडवांस लेते हो तो आप अपनी बुक डेट्स बैंक को असाइन करते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो जो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है इसका डेफिनेशन आपका दिया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। जो भी गुड्स होते हैं उसका टाइटल कैसे डिफाइन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो टाइटल को डिफाइन कर सकते हैं, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास टाइटल है गुड्स का। तो ये डिफिनेशन दिया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। Next is, in terms of section number 9 subsection 2 of the Banking Regulation Act 1949, no banking company shall hold shares in any company whether as pledge, mortgagee or absolute owner of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of that company or 30% of its dash whichever is less. Shares held in a demat form should also be included for the purpose of determining the exposure limit. तो कह रहे हैं कि जो बैंकिंग रेगुलेशन कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बैंकिंग कंपनी को बोलता है कि वो किसी भी और कंपनी में चाहे मॉर्टगेज के थ्रू, चाहे प्लेज के थ्रू, चाहे ओनरशिप के थ्रू 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी या 30% ऑफ इट्स वॉट, किससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, ओन पेड अप शेयर कैपिटल इन रिजर्व, टेंजिबल नेटवर्थ, रिस्क वेटेड एसेट या फिर पेड अप कैपिटल। तो आंसर है ए, ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो अगर ICICI बैंक है वो किसी और कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स खरीदता है या उसके कुछ शेयर्स उसके पास प्लेज या मॉर्टगेज की फॉर्म में पड़े हैं, तो वो या तो उस कंपनी के 30% पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए या ICICI के खुद का शेयर कैपिटल का जो 30% है और रिजर्व्स का जो 30% है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ए। अगला है, लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड PSU बॉन्ड्स टू इंडिविजुअल्स शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ डैश पर इंडिविजुअल बोरोवर इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। अब जो आप बैंक वाले हैं, अगर आप किसी पर्सन को शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन देते हैं तो दैट लिमिट शुड नॉट एक्सीड डैश पर इंडिविजुअल बोरोवर, कितने से ज्यादा का आप नहीं दे सकते हैं, तो दैट इज 20 लाख रुपीज, शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल बोरोवर। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, लोन अगेंस्ट माइनर्स टर्म डिपॉजिट्स। लोन अगेंस्ट माइनर का अगर कोई FD पड़ा है आपके बैंक में, उसके अगेंस्ट लोन को लेके क्या प्रोविजन है? कैन बी ग्रांटेड इफ द डॉक्यूमेंट्स आर साइंड इफ द माइनर हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर्स, के माइनर ने साइन कर दी 14 साल से ऊपर का है तो लोन दे दो। दूसरा, कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एज माइनर डज नॉट हैव कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी, के माइनर के अकाउंट के अगेंस्ट तो दे ही नहीं सकते हैं। कैन बी ग्रांटेड टू द गार्डियन इफ द माइनर of the minor if it is for the necessities, can be granted only with the permission of the court। तो जो माइनर को जब आप लोन देते हैं, माइनर के नाम पे कोई FD है तो वो उसके अगेंस्ट लोन ले सकता है अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। ऑब्वियसली गार्डियन के भी साइन लगेंगे वहां पे, लेकिन दिया जा सकता है नेसेसिटीज के केस में। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, LTV रेशो इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी इज। लोन टू वैल्यू रेशो, जो लोन आप लेते हैं गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रख के, तो LTV रेशो होता है 75%। ठीक है, 75%। द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बाय वे ऑफ डैश।
जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है उसका एजेंट। तो एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हुए काम करता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है किस फॉर्म में होता है, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड के थ्रू होता है, गारंटी बॉन्ड के होता है, या फिर किसी के थ्रू नहीं। यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू होता है, तो यहाँ पे ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पॉनी कैन सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू पे। तो अगर आपने अपना सामान बैंक के पास गिरवी रखा, ठीक है, और बैंक क्या है, पॉनी, और आप क्या है, पॉनर। तो अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या बैंक आपका जो गुड्स है वो सेल करके अपना पैसा वसूल सकता है? यस, वसूल सकता है। द बेली कैन कीप द गुड्स बेल टू हिम एंड ही डज नॉट नीड टू रिटर्न द सेम टू बेलर। देखो, अगर मैंने आपके पास कुछ सामान कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रखा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, मैं बेलर हूं और आप बेली हैं, तो अब हमेशा के लिए थोड़ा ना रख दो कि आपको मुझे जितने टाइम के लिए दिया है मैंने आपको उतने टाइम के लिए रखना है, आपके उसके बाद आप मुझे वापस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वन करेक्ट है, सेकंड जो है इनकरेक्ट है, तो ए जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ। तो बिफोर कंटिन्यूइंग अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आपको कोर्स की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्लैट 75% ऑफ अभी अवेलेबल है जैप 75 कोर्स लगा के। आगे बढ़ते हैं। Under the Companies Act 2013, a charge includes a what? A mortgage, a promissory note, a bill of exchange या फिर letter of credit। तो चार्ज कब क्रिएट होता है? मॉर्टगेज के केस में क्रिएट होता है ना। अगर मैं अपना कंपनी कोई भी लैंड प्रॉपर्टी गिरवी रखती है तो चार्ज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज क्रिएट होता है। ठीक है, आगे हाइपोथिकेशन इज एन इम्प्लाइड प्लेज इन केसेस वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज गिवन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ ऑब्लिगेशन इज गिवन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ गुड्स इज गिवन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो, हाइपोथिकेशन में क्या होता है, मान लो मैंने कार लेनी है और मैंने कार के लिए लोन लिया है, तो बैंक वाले जब मुझे लोन देंगे तो जो मेरी कार है उसे बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा, लेकिन पोजेशन मेरे पास ही रहेगी, मैं अपनी कार चलाती रहूंगी। अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ तब फिर जो मेरी कार है वो बैंक वाले ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोजेशन है वो तो मेरे पास ही रहेगी ना, तो कंस्ट्रक्टिव जो पोजेशन है वो दी जाती है, लेकिन जो एक्चुअल जो फिजिकल पोजेशन है मेरे पास है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बैंक के पास है कि अगर मैं कल पे नहीं करती हूँ तो फिर बैंक जो है मेरा सामान उठा के ले जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है। सिंपल मॉर्टगेज इज क्रिएटेड बाय। सिंपल जो मॉर्टगेज कैसे क्रिएट होती है? अनरिटन प्रॉमिस, ओरल असेंट, ओरल अग्रीमेंट, या फिर रिटन इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मॉर्टगेज अगर क्रिएट करनी है तो एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बनता है। सो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज एज पर द स्टैम्प एक्ट अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड only before execution, at any time but before filing the suit, या फिर within 30 days after execution, या फिर before और at the time of execution। तो देखो, आप को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प करवाना पड़ता है, तो कब करवाना ज़रूरी है? तो देखो, बिफोर या आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको स्टैंपिंग करवानी रहती है। ज़रूरी नहीं कि पहले ही करवाना है या विद इन 30 डेज करवाना है, लेकिन या फिर जब केस होगा तभी उससे पहले ही करवाना है। बिफोर या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है आप स्टैंपिंग करवा सकते हैं। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द कोर्ट कैन कंडोन द डिले इन फाइलिंग सूट एज पर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। An agreement is not stamped before or at the time of execution in India. The defect can be cured by paying penalty. कहते हैं अगर अग्रीमेंट स्टैम्प्ड नहीं है बिफोर या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, इस डिफेक्ट को क्योर किया जा सकता है पेनल्टी पे करके। व्हेन द बोरोवर एक्नॉलेजेस द डेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड बाय वन मोर पीरियड। तो देखो, एक ना लिमिटेशन पीरियड होता है कि इतने टाइम तक केस कर सकते हैं। अगर 3 साल लिमिटेशन पीरियड है तो 3 साल के अंदर अंदर केस हो सकता है उस चीज़ को लेके। तो बोल रहे हैं कि अगर डेट का केस है तो अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले जो बोरोवर है वो दोबारा से अपनी डेट को एक्नॉलेज कर दे तो पीरियड फिर एक्सटेंड हो जाता है, फ्रेश पीरियड आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, इफ द बोरोअर मेक्स पार्ट पेमेंट इनटू द लोन अकाउंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड बाय वन मोर पीरियड। तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है कि अगर आपका लिमिटेशन पीरियड में आप नहीं सूट फाइल कर सकते तो कोर्ट कंडोन कर सकता है डिले, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सटेंड दे देगा आपको एक्सटेंशन। लेकिन जो डी है, अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हो लोन की, पार्शियल तो अभी भी आपने नहीं करी है ना, तो कोई फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं आता है, कोई नया लिमिटेशन पीरियड नहीं आता है, पुराने वाला ही रहता है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हेन विल अ लोन बी एनपीए, लोन एनपीए कब बनेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनेगा, इंटरेस्ट ऑन और लोन इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। आपका जो लोन है या लोन के इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो चुका है। अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट अगर आपका आउट ऑफ ऑर्डर है तो भी वो एनपीए है। आपका जो बिल है वो 90 दिन से ज़्यादा तक ओवरड्यू है। तो सारी ही जो सिचुएशन है ये आपके जो लोन है या क्रेडिट को एनपीए बनाते हैं। लोन में 90 दिन से ज़्यादा का, ठीक है, और ओवरड्राफ्ट या क्रैश क्रेडिट अगर आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर की भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर बिल 90 दिन से ज़्यादा, आपने जो बिल डिस्काउंट कराया था बैंक के पास वो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू है, तो वो भी बैंक का एनपीए बन जाता है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी रिक्वायर्ड प्रोविजन एट द रेट ऑफ। तो जो एग्रीकल्चर और एसएमईज को लोन दिए जाते हैं, तो हमेशा जब भी बैंक कोई लोन देता है उसके लिए कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रखता है। तो कितना परसेंट प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, नॉर्मल कैटेगरी का, स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी का लोन है तो यहाँ पे 0.25% का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे है, अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज द वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 90 डेज या फिर 180 डेज। तो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है 12 मंथ्स के लिए। अगर 12 मंथ से कम के लिए एनपी रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट है, उससे ज़्यादा के लिए फिर वो डाउटफुल हो जाता है। फिर अगर बिल्कुल ही उम्मीद ना हो पैसे वापस आने की तो फिर वो लॉस एसेट बन जाता है। आगे देखते हैं, प्रोविजन रिक्वायरमेंट ऑन एन 8 मंथ ओल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट ऑफ अ विलफुल डिफॉल्टर इज। विलफुल डिफॉल्टर है तो जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं ना उनमें एक्सेलरेटेड रेट पे प्रोविजन लगता है। नॉर्मल का अगर 5% है, हो सकता है इसमें 10% लगता हो, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर है, उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा है, तो प्रोविजन ज़्यादा क्रिएट होती है। तो अगर एक सब स्टैंडर्ड एसेट है, विलफुल डिफॉल्टर अगर इन्वॉल्व है तो 25% का जो यहाँ पे प्रोविजन है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आप हमारे बुक में ना एक टेबल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल प्रोविजन और विलफुल डिफॉल्टर, नॉर्मल से हमेशा ज्यादा होता है विलफुल डिफॉल्टर में जो प्रोविजन क्रिएटेड होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कंसिस्ट्स ऑफ अ बेंच ऑफ 3 पर्सन्स। जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसमें क्या 3 लोग होते हैं। तो फॉर रिकवरी द रिकवरी ऑफिसर कैन अडॉप्ट द सेम मेथड्स एज अडॉप्टेड फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो रिकवरी ऑफिसर वो सारे मेथड्स यूज कर सकता है जो एक इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। तो देखो इनकरेक्ट पूछा था, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो एक गलत है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो हमें इनकरेक्ट ही पूछा है तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विल कम इनटू प्ले व्हेन देयर एग्जिस्ट 2 और मोर रेमेडीज, when there are inconsistencies between the remedies, when there is a choice available to the party to opt from one of them, या फिर when all the aforesaid elements are present in the case। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कि आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर केस करना है या सरफेसी के अंदर केस करना है, तो आपको इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कब आएगी, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेमेडीज अवेलेबल हैं कि आप डीआरटी के थ्रू भी केस कर सकते हो, सरफेसी के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों के जो मेथड्स हैं वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप किसी एक में से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं कि पहले डीआरटी में किया था बाद में सरफेसी में कर दिया, डीआरटी वाला विड्रॉ कर दो। तो अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम्स इनटू प्ले, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। Next question is, the period stipulated in the SARFAESI Act for filing details of security interest with central registry is dash days। तो SARFAESI Act के अंदर जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है सेंट्रल रजिस्ट्री जो है सरसी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है विद इन 30 डेज।
क्रिएट होने के बाद, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद 30 डेज में रजिस्ट्री में हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? हायर परचेज एंड लीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कवर्ड अंडर सरफेसी एक्ट, तो दे आर कवर्ड। लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लोक अदालत एक्ट। इन द लिमिटेशन एक्ट द डेफिनेशन ऑफ सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? 1 एंड 3। हायर परचेज सरफेसी के अंडर कवर्ड होता है, और जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो उसका जो डेफिनेशन है सूट का, उसके अंदर अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं होते हैं। और लोक अदालत जो है इट इज़ नॉट अंडर दी लोक अदालत एक्ट। इसके लिए जो हमारे पास एक्ट है वो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस ऑफ द सर्फेसी एक्ट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो सरफेसी एक्ट है उसके प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल है? प्लेज्ड गुड्स पे, सिर्फ मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज पे, सिक्योरिटीज दैट आर नॉट अदरवाइज चार्ज टू द क्रेडिटर्स, या फिर सिक्योरिटीज चार्ज टू क्रेडिटर्स नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज दैट आर चार्ज टू द क्रेडिटर्स बट नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्रेडिटर्स जो है उस पे सरफेसी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो लगते हैं। तो सरफेसी एक्ट ना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए ही उन पे ही एप्लीकेबल है। चलिए, हु इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? जो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल हो, जिसका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है CA ICW या कंपनी सेक्रेटरी का हो, और या फिर जो इनरोल्ड है विद द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, या फिर जो पर्सन एलिजिबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद IBBI एंड एनरोल्ड विद IPA। तो यहाँ पे जो IBBI के पास रजिस्टर्ड है और जो IPA जो हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं उनके पास एनरोल्ड है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। नेक्स्ट है, टू whom shall the provision of IBC 2016 apply? कॉर्पोरेट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, या फिर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। तो सब पे ही एप्लीकेबल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। कंपनी हो, लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म हो, पर्सनल गारंटर्स हैं जो कॉर्पोरेट डेटर्स के, या फिर जो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, सब पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज, अ पर्सन प्रॉमिसिंग टू सेव अनदर फ्रॉम लॉस इज कॉल्ड? एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस करता है कि तुझे कोई लॉस होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो वो कौन है? इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफायर, कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंकर। तो अगर मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं कि अगर आपका लॉस होगा तो मैं भरपाई करूंगी, तो आई एम दी इंडेमनिफायर, यू आर दी इंडेमनिफाइड। तो जो प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे लॉस की भरपाई करूंगा वो इंडेमनिफायर है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, देयर आर डैश पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैं इंडेमनिफायर, आप इंडेमनिफाइड, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपके लॉस की भरपाई करूंगी, तो दो ही पार्टीज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, दो पार्टीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज हो जाती हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। अगला है, इंडेमनिफायर्स लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज प्राइमरी, सेकेंडरी, कोलेटरल, या फिर जो है डिस्क्रिशनरी। तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडेमनिफायर ने अपनी लाइबिलिटी रखी है कि अगर तुझे नुकसान होता है मैं भरपाई करूंगा, तो वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? देयर आर 3 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो पहली गलत हो गया, 3 पार्टीज तो होती नहीं, आके पढ़ो ही मत, 2 पार्टीज होती हैं, तो गलत हो गया। इंडेमनिफाइज लाइबिलिटी ओनली अकर्स इफ द इंडेमनिटी होल्डर सफर लॉस, लॉस होगा तभी इंडेमनिटी होल्डर को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। Customers, as a matter of right and without any an indemnity, can obtain duplicate of demand draft and traveler check। तो अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए ना डिमांड ड्राफ्ट का, आपको बैंक को हमेशा इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना पड़ता है, ताकि अगर कोई असली कल डिमांड ड्राफ्ट लेके आ जाए तो बैंक का तो डबल डबल पैसा गया, तो ये गलत है। ठीक है, indemnities are required for by banks purely as a formality and does not serve any other purpose। फॉर्मेलिटी नहीं होती है, अगर कल कोई ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लेके आ गया तो बैंक फिर जिसको डुप्लीकेट दिया उसको बोलेगा कि देख हमें तो डबल डबल पैसे देने पड़ गए, तो लीगल पर्पस है इसका, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं है। तो करेक्ट सिर्फ यही है, सेकंड ऑप्शन है कि इंडेमनिफायर की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब इंडेमनिटी होल्डर को सच में कोई लॉस होगा। तो यहाँ पे B2 ओनली जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगेन अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एट दिस नंबर, या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।